लॉकडाउन के समय मैं अनूप सिंह, रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज, राजापुर प्रयागराज में ऑनलाइन यूट्यूब क्लास के साथ आज कक्षा 10 के जियोग्राफी के फर्स्ट लेसन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स है क्या या संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, किसी प्रकार की भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो हमारी आवश्यकताओं के लिए या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं, तो उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे वस्तुएं हैं जैसे जिन चीज़ों से हम, जैसे हमारा मोबाइल है, जैसे हमारे साथ कृषि के उपकरण हैं या यातायात के साधन हैं, ये सभी क्या हैं? एक किसी न किसी प्रकार के संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनको संसाधन के रूप में कैसे रूपांतरित किया जाता है, तो उसमें मुख्यतः 3 चीज़ें कार्य करती हैं। पहला है प्रकृति, दूसरा है प्रौद्योगिकी और तीसरा है संस्थाओं की पारस्परिक क्रियाएं। यानी कि प्रकृति है, जो नेचर है, उस नेचर से हमें जो जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है, जिनके माध्यम से हम उनको अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करते हैं या चेंज करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि संस्थाएं हैं जहां पर इन नेचुरल या जो भौतिक पर्यावरण से, जो हमें फिजिकल इन्वायरमेंटल से जो चीज़ें मिलती हैं, उनको हम चेंज करते हैं। और इन सबको करने का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानव। ये मानव है जो प्रकृति के पास पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने लिए या अपने उपयोग के योग्य बनाने का काम करती है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। इस संसाधन के रूप में इस वस्तुओं को, यानी जो हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त वस्तुएं हैं, उन्हें परिवर्तित करने का जो कार्य है, वो एक साथ मानव जो है प्रकृति के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, यह इन्हें अपने रूप में परिवर्तित करता है। तो जो संसाधन हैं उनको हम कई भागों में डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, यानी कई प्रकार से हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के आधार पर हम संसाधनों को कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ओरिजिन के आधार पर 2 टाइप्स, यानी कि 2 भागों में हम अपने रिसोर्स को, जो हमारे रिसोर्स हैं, उनको हम 2 टाइप्स में चेंज करते हैं। पहला है जैव संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेस, और दूसरा है अजैव संसाधन यानी कि एबॉटिक रिसोर्सेस। तो बायोटिक रिसोर्सेस या जैव संसाधन क्या हैं? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। या कह दें कि ऐसे रिसोर्स जो हमें बायोस्फीयर्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो रिसोर्स कहते हैं या बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जीवमंडल से होती है, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फाना और लिव स्टॉक्स, यानी कि मनुष्य, वनस्पति जात यानी जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, प्राणी जात जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, और पशुधन यानी जो हमारी जो पालतू पशु हैं, उनको जैसे लिया जाए, तो ये सभी क्या है? हमारे जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन एबॉटिक रिसोर्सेस हैं। ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रिसोर्स जो एक प्रकार से निर्जीव होते हैं या जीवित नहीं होते हैं, उन्हें हम जो है अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें या रॉक्स हैं, धातुएं यानी जितने भी प्रकार के मेटल्स हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे आधार पर हम बांटते हैं
तो सेकंड आधार है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब कि एक प्रकार से उनकी उपलब्धता के आधार पर, वो कितनी मात्रा में हमको प्राप्त होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहेरिटिसी, मतलब समाप्तता के आधार पर इनको हम बांटते हैं। तो समाप्तता के आधार पर भी इनके 2 टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, इसी को हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, इसी को हम परंपरागत संसाधन कहते हैं। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कौन से संसाधन हैं जो नवीकरण योग्य या रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। तो सीधे सी बात है, इन दोनों को समझना है। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जिसे अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो समाप्यता के आधार पर हम रिसोर्सेस को, जितने जो रिसोर्स हैं उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है नवीकरण योग्य यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एक है अनवीकरण योग्य यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो ऐसे संसाधन जिनकी आपूर्ति यानी सप्लाई अनलिमिटेड होती है, जिनकी आपूर्ति असीमित होती है, उन्हें हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं या रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। और साथ में इन रिसोर्सों को हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या नवीकृत कर सकते हैं, यानी कि हम जितना उपयोग करेंगे उसके बाद भी ये लॉस नहीं होंगे, बल्कि ये बराबर बढ़ते जाएंगे, या इनका उपयोग या इनको हम उत्पादित कर सकते हैं। उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस या नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड फॉरेस्ट। ये ऐसे रिसोर्स हैं जो अनलिमिटेड हैं, इनकी आपूर्ति अनलिमिटेड यानी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, इनकी आपूर्ति असीमित है, इन्हें हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है, सूर्य से आने वाली एनर्जी को हम कितना भी एब्जॉर्ब कर लें, जितने पैनल लगाएंगे उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार से विंड एनर्जी है, जितना भी आप यूज करना चाहें, जितनी भी विंड पावर लगाएंगे उतना अधिक आप इसका यूज कर सकते हैं। वाटर एनर्जी है यानी जल ऊर्जा है, इसका भी हम जितनी मात्रा में उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। तो इनकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, साथ में इन्हें हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नवीकरण या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। इन्हें हम गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। सेकंड है अनवीकरण योग्य संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ऐसे संसाधन जिनकी सप्लाई सीमित होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, यानी हमारे पास ऐसे रिसोर्स जिनकी मात्रा हमारे पास लिमिटेड है और हम उसको अपनी इच्छा अनुसार उसे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरण योग्य संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। इनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद होता है, यानी कि अगर इनको हम रिन्यूएबल करना चाहें, फिर से तैयार करना चाहें, तो इसको बनाने में या इनको तैयार होने में एक लंबा भूवैज्ञानिक अंतराल यानी लगभग कई 100 वर्ष लगते हैं, तब हम ऐसे रिसोर्सेस को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मिनरल्स है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सभी अनवीकरण योग्य संसाधन या कहें कि परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। ये जो है परंपरागत संसाधन भी कहलाते हैं। तो देखिए, एक चीज जानना है, नवीकरण योग्य संसाधन को हम गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन को हम परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। थर्ड नंबर, इनका डिवीजन है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर हम रिसोर्सेस को कितने भाग में बांटते हैं, तो इन्हें हम अगर कहें तो 4 टाइप्स हैं, इनको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेस जो होते हैं उन्हें हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला देखिए, व्यक्तिगत संसाधन यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेस होते हैं। तो ऐसे रिसोर्स हैं जिन पर हमारा निजी स्वामित्व होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का पर्सनल ऑनरशिप होता है। वो जो है वैसे संसाधन जो है वो क्या कहलाते हैं, वो सभी जो है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं या इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहलाते हैं। जैसे हमारा लैंड है, हमारा हाउस है, हमारे बागान हैं, जो बाग हैं, तो घर है, भूमि है, बाग है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत संसाधन या इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन,
यानी कि जिसमें कम्युनिटी का ऑनरशिप होता है, जैसे कम्युनिटी रिसोर्सेस होता है, तो ऐसे रिसोर्स या ऐसे संसाधन जिनमें किसी कम्युनिटी के या किसी समुदाय के सभी सदस्यों का स्वामित्व होता है, या कह दें ऐसे कि कम्युनिटी के सभी लोग ऐसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे गाँव में तालाब होते हैं, उन तालाबों को गांव के सभी लोग उपयोग करते हैं। चारागाह होते हैं जहां पशुओं को हम चराने ले जाते हैं, उनका सभी लोग उपयोग करते हैं। जो पार्क होते हैं, इन पार्कों का सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार घूमने जा सकते हैं। जो प्लेइंग्स मैदान होते हैं, यानी जो खेल के मैदान होते हैं, उनका सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्स जिनमें कम्युनिटी का ऑनरशिप होता है, वो सभी रिसोर्सेज जो है सामुदायिक संसाधन या कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं। थर्ड नंबर है राष्ट्रीय संसाधन या कहें नेशनल रिसोर्सेस। तो सीधी सी बात है, ऐसे रिसोर्स जिन पर अपने हमारे नेशंस का जो ऑनरशिप होता है, वो सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। या कहें ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व तो राष्ट्र के पास होता है, यानी कि किसी देश का जिन संसाधनों पर स्वामित्व होता है, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट लैंड्स होते हैं, रोड्स हैं, जो कैनल हैं, नहर हैं, रेल हैं, ये सभी किसमें आते हैं? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और चौथा है जिसे हम डिवाइड करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो ऐसे रिसोर्स हैं जिन पर कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन पर किसी भी नेशंस का या किसी भी राष्ट्र का ऑनरशिप नहीं होता है, बल्कि ऐसे रिसोर्स को उपयोग करने के लिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, और उन नेशनल इंस्टीट्यूशन के अनुमति से हम उन रिसोर्सों का उपयोग कर सकते हैं। और समानता कहें तो जो हमारा सी है, यानी कि जितने भी सागर महासागर हैं, उनके अंदर ये रिसोर्स उपयुक्त होते हैं। तो ये समझिए कि किसी भी राष्ट्र का समुद्र पर जो समुद्र की सीमा होती है, उसे समानता कहा जाता है कि किसी भी देश के बॉर्डर से 12 मील यानी 12 मील की दूरी तक एक देश का ऑनरशिप होता है। यानी 12 मील के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं वो उस देश के अधिकार पे होती हैं। लेकिन तट रेखा से 200 समुद्री मील दूरी पर, यानी कि अगर हम समुद्र में 200 मील अंदर चले जाएं, 200 मील दूरी के बाद समुद्र पर किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो सभी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं उन पर किसी का स्वामित्व तो नहीं होता है, और वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम करती हैं, और उनकी परमिशन से ही हम ऐसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस आपको समझना है कि ऐसे रिसोर्स जो समुद्र की तट से लगभग 200 मील दूरी के बाद होते हैं, उन पर किसी भी नेशंस का ऑनरशिप नहीं होता है, और वहाँ पर जो है उन स्थानों पे जो संसाधन है या जो रिसोर्स हैं उनका उपयोग करने के लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी होती है, और उस परमिशन के बाद ही हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से या इंटरनेशनल रिसोर्सेस समुद्री तट रेखा पर, या उसे आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो रिसोर्स होते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आज इतना ही। आपको बस यही जानना है रिसोर्स होते क्या हैं। तो आपको बताया गया रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है, संसाधन के टाइप्स बताए गए, आपको इस कितने भाग से बांटा जाता है।